NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पुलिस दूरसंचार विभाग के 1494 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक समारोह में पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 1494 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 1374 सहायक परिचालक और 120 कर्मचारी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के तहत दूरसंचार विंग में रिक्त पदों को भरने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से इन अभ्यर्थियों का चयन किया। ये भर्ती 60,244 सिपाहियों की ऐतिहासिक भर्ती के बाद पुलिस विभाग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे मिशन रोजगार के तहत अब तक प्रदेश में 8.50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां, 3.75 लाख संविदान नियुक्तियां और 2 करोड़ से अधिक निजी क्षेत्र व MSME में रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के हर युवा को सशक्त और स्वावलंबी बनाना है। मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम आतंकी हमले और इसके जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। अय्यर ने सरकार की विदेश नीति और कूटनीतिक प्रयासों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर शामिल थे, ने 33 देशों का दौरा किया, लेकिन किसी भी देश, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने भी पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अय्यर ने कहा कि हम ही कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन कोई भी हमारी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। हम ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं जिससे लोगों को यकीन हो सके कि किस पाकिस्तानी एजेंसी ने ये कृत्य किया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब कांग्रेस ने शशि थरूर की सिफारिश नहीं की थी तो उन्हें प्रतिनिधि मंडल में क्यों शामिल किया गया। अय्यर ने आगे कहा कि शशि थरूर और उनके दोस्त जितना चाहे घूम ले, लेकिन इजराइल को छोड़कर किसी ने भी ये नहीं कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने सरकार की कूटनीति को नाकाम बताते हुए कहा कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी बात को ठोस सबूतों के साथ साबित करने में असफल रहा है। केरल सीएम पिनाराई विजयन ने द केरला स्टोरी को राष्ट्रीय पुरस्कार पर जताई नाराजगी। 2023 की विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए सम्मानित किया गया। इस फैसले पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तीखी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे केरल की छवि को धूमिल करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला कदम बताया। विजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केरल की छवि खराब करने और सांप्रदायिक नफरत के बीज बोने के इरादे से गलत जानकारी फैलाने वाली इस फिल्म को सम्मानित कर जूरी ने संघ परिवार की विभाजनकारी विचारधारा को वैधता दी है। उन्होंने कहा कि केरल, जो हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकता का प्रतीक रहा है, इस फैसले से अपमानित हुआ है। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों से सच और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की। इस फिल्म को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, क्योंकि इसमें केरल की महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन और आतंकी संगठन ISIS में भर्ती करने की कहानी दिखाई गई थी। कुछ विपक्षी दल SIR की बेवजह आलोचना कर रहे हैं। विरोधियों पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने शनिवार को विपक्षी दलों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की आलोचना करने और इसका राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया।
कोलकाता में पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के मत्स्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर पूरी तरह से चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि मतदाता सूची में केवल वास्तविक नागरिकों के नाम शामिल हो। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, कुछ दलों को लगता है कि मृत लोगों या देश छोड़ चुके व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में रहने चाहिए। उन्होंने बताया कि नागरिकता साबित करने के लिए आयोग ने 11 विकल्प दिए हैं और ये एक पारदर्शी प्रक्रिया है। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी फॉर्म भरा क्योंकि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। बिहार की नेता तेजस्वी यादव के नाम के वोटर लिस्ट से हटने के सवाल पर ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा, क्या तेजस्वी जी 2003 के बाद पैदा हुए हैं? उन्हें फॉर्म भरना था, क्या उन्होंने भरा? उन्होंने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया। राजनाथ ने दी राहुल को खुली चुनौती, कहा राहुल गांधी के पास कोई एटम बम है तो तुरंत फोड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्वाचन आयोग पर बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग बिहार में वोट चोरी में शामिल है और इस बारे में उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो एटम बम की तरह है, जिसके फटने पर आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। पटना में एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने आगामी विधानसभा चुनावों की तुलना एक चौराहे से की, जिसमें एक रास्ता आगे की प्रगति की ओर ले जाता है और दूसरा बिहार को अराजकता और जाति संघर्ष के पुराने दौर में वापस ले जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास एटम बम है, अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत उसे फोड़ देना चाहिए। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह खुद खतरे से दूर रहें। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की भी प्रशंसा की। सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब बदहाल नहीं रहा। द इकोनॉमिस्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिका, जिसने कभी इस राज्य को भारत का पिछला गू बताया था, अब इसके बदलाव का जिक्र कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास। विशेष अदालत ने जेडीएस के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होले नरसीपुरा में एक फार्म हाउस में घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। 34 वर्षीय प्रज्वल ने अदालत से कम सजा की अपील की थी और दावा किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र गलती राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना थी। प्रज्वल ने यह भी कहा कि कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई और शिकायतें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दर्ज की गई। सजा सुनाए जाने के दौरान प्रज्वल अदालत में रो पड़े। उन्होंने बताया कि वे मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक हैं और हमेशा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण हुए। हालांकि अदालत ने उनकी अपील ठुकराते हुए यौन शोषण और बलात्कार के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।